स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डी एड एस सी बी आई फोर्थ सैम के पेपर पैडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन की यूनिट 2.2 एनालिटिक एंड सिंथेटिक मैथड। एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड का हिंदी मीनिंग होता है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। ये दोनों ही विधियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं और अलग अलग विधि हैं, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग ही समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्लेषण विधि की। विश्लेषण शब्द का मतलब होता है किसी भी वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उसके बाद उसे समझने का प्रयास करना। जैसे कि अगर हमें जानना है कोई वस्तु किस तरह से बनी है, जैसे कि क्यूबॉइड होता है, उसे हमें जानना है वो कैसे बना है, तो ज़रूरत है उसे तोड़ने की। फिर हम जानेंगे कि उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, किन किन चीज़ों से मिलके वो बना है। सेम ऐसा ही होता है विश्लेषण विधि में। विश्लेषण विधि में हमें समस्या का समाधान पता है, कंक्लूज़न पता है, पर वहीं पे हमें आवश्यकता होती ये जानने की कि इस कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए हमने कौन कौन से रास्ते अपनाए, हमने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया, या फिर हमारी क्या क्या हाइपोथेसिस रही थी। तो दैट्स वाई हम इन सब चीज़ों को जानने के लिए विश्लेषण विधि को अपनाते हैं। आगे हम बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं। तो ये विधि जो होती है ज़्यादातर बच्चों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखें जो 3 वर्ष की अवस्था के होते हैं, 4 वर्ष की अवस्था के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप उन्हें पूरा एक खिलौना दीजिए, वो उसे तोड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु को जानना चाहते हैं। आप उन्हें कैसा भी खिलौना दे दो अच्छे से अच्छा, वो उसे तुरंत तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं वो वस्तु किस तरह से बनी हुई है। उनके मन में शंका होती है कि इसके अंदर क्या है, इसलिए वो उस चीज़ को तोड़ के देखते हैं। इसके अलावा इस विधि में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अलावा इस विधि में बच्चों की जिज्ञासा शक्ति का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अगर बच्चा जो चीज़ जानना चाहता है उसका उसे जवाब मिल रहा है, उसे तुरंत प्रत्युत्तर मिल रहा है, तो उसकी जिज्ञासा और आगे बढ़ती है। लेकिन वहीं पे अगर वो जिज्ञासा है उसकी, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो जिज्ञासा करना बंद कर देता है, या फिर धीरे धीरे बंद कर देता है जिज्ञासा करना। इसके अलावा ये जो विधि होती है बच्चों को रटने के लिए प्रेरित नहीं करती। यहाँ पे बच्चा स्वयं से करके सीखता है, इसलिए जो इसका नॉलेज होता है वो इसका स्थायी रहता है। ये जो विधि होती है ये मौलिक होती है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट करती है, क्योंकि बच्चा हर बार समस्या के बारे में या फिर किसी भी फॉर्मूले के बारे में खुद जानने का प्रयास करता है किन चीज़ों से मिलके बना है। इसलिए कहीं ना कहीं उसका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा होता है इस विधि के द्वारा। इसके अलावा ये विधि जो होती है बोझिल नहीं होती है, उबाऊ नहीं होती, क्योंकि इसमें बच्चे को हर बार कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं इस विधि के दोष क्या हैं। ये विधि बहुत ही लंबी विधि होती है, टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं और हर बच्चे से हमें क्लोजली इंटरेक्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब भी हमें इस विधि को अपनाना होता है अपनी क्लासरूम में, तो कई बार हमें आवश्यकता होती है कुछ ट्रेंड बच्चों की। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्वयं में इतने निपुण नहीं होते हैं जितनी निपुणता की आवश्यकता होती, तो वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो उनके पेयर ग्रुप्स करते हैं, उनके फ्रेंड्स करते हैं, वही चीज़ें वो खुद भी करते हैं, इसलिए बच्चों का स्वयं का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा ये विधि जो है अभ्यास करने के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है, क्योंकि अभ्यास करने के लिए क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता चल गया, आप उस पर बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन इस विधि में क्या होता है, आपको एक समस्या मिली, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, बारीकी से जांच कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी समस्या मिली, आप दूसरी समस्या को दूसरी तरह से एनालाइज करोगे। इसलिए ये जो विधि होती है ये एक्सरसाइज करने के लिए नहीं होती है। अब हमारी नेक्स्ट विधि है वो विधि है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या रहता है कि आपको जो चीज़ ज्ञात है उससे आप अज्ञात की ओर जाते हो। मीन्स क्या कि एनालिसिस विधि में आप वस्तुओं के बारे में या किसी समस्या के बारे में बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं, या फिर वस्तु को तोड़ तोड़ के उसके भाग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन संश्लेषण विधि में क्या रहता है, किसी भी वस्तु के खंडों को जोड़ के उसे एक धागे में पिरोना संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। मतलब कि विभिन्न पार्ट्स को एक
लाइन में जोड़ना, ये आपका संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बच्चों को कोई भी समस्या दी गई या फिर उसके सामने कुछ अलग अलग तथ्य रखे जा रहे हैं, वो बच्चा उन तथ्यों को जोड़ के कंक्लूज़न पे आता है इस विधि के अंतर्गत, कि किसी को बताया गया इस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, अगली परिस्थिति में ऐसा हुआ और अगली परिस्थिति में ऐसा हुआ। तो उन तीनों परिस्थितियों का कंक्लूज़न निकाल के बच्चा स्वयं कंक्लूज़न पर आने का प्रयास करता है, वो निष्कर्ष ढूंढने का प्रयास करता है। ये संश्लेषण विधि में के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं। जो संश्लेषण विधि होती है वो अभ्यास के लिए उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बच्चा कंक्लूज़न की ओर जाता है, उसे पार्ट्स को जोड़ के वो तुरंत कंक्लूज़न की ओर आता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि बच्चे को पता होता है किस तरह से हमें कंक्लूज़न पे आना है, किन किन पार्ट्स को जोड़ना है। तो इस विधि को बच्चा आसानी से अपना सकता है। इसके अलावा विधि जो होती है वो सरल होती है, कमज़ोर बच्चे भी इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर बच्चा जो है एक हाईली इंटेलिजेंट है तभी वो इस विधि को अपना सकता है। तो ऐसे में क्या रहता है, सभी बच्चे अपनी क्लास के इस विधि को अपनाने का प्रयास करते हैं और इस विधि के अंतर्गत शिक्षण अधिगम कार्य आसानी से करते हैं। ये विधि कम टाइम टेकिंग होती है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा अपनाई जाती है। इसके अलावा यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती, क्योंकि हम इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। अब बात करते हैं इस विधि के दोष क्या क्या हैं। तो ये विधि जो होती है नए तथ्यों को खोजने की भावना का विकास नहीं करती। जैसे कि आप एनालिसिस मेथड में देख रहे थे या विश्लेषण विधि में देख रहे थे कि बच्चा नई नई चीज़ों को जानने का प्रयास करता है या फिर किसी समस्या के समाधान के बारे में जानने के लिए नए नए तरीक़ों को अपनाता है। लेकिन संश्लेषण विधि में ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो है एक जो रास्ता उसे पता चल गया उसी को वो बार बार अपनाता है। इसलिए बच्चा यहाँ पे नई चीज़ों को या नए तथ्यों को खोजने की भावना उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती, जिज्ञासा उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। इसके अलावा यहाँ पे बच्चा पार्ट्स को जोड़ के एज अ होल देखता है। तो यहाँ पे बच्चे के मन की जो शंकाएं होती हैं वो भी दूर नहीं हो पाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि नई शंकाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगती हैं। उसका जो प्रॉब्लम का या फिर शंकाओं का स्पष्टीकरण है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस विधि में जो है बच्चों को रट्टा लगाने पे या फिर रट्टाफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। अब इसमें क्या समस्या है कि अगर बच्चा कोई भी चीज़ रट रहा है तो कई बार ऐसा होता है अगर रटने में वो एक पॉइंट भी भूल गया तो वो पूरा कंटेंट बेकार हो जाता है, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप याद किया होता है। एक स्टेप भी अगर उसका भूल गया तो पूरी उसकी जितनी भी लर्निंग प्रोसेस थी वो अपने आप बिगड़ जाती है। इसलिए रट्टाफिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा इस तरह की विधि में बच्चों को होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज पे बल देती है कि आप इस विधि में अभ्यास कर सकते हैं। तो क्लास टीचर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क देता है कि आप घर जाके इतना काम कर सकते हैं या इतना काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के क्या क्या उपयोगिताएं हैं। अगर हम बात करें तो ये दोनों ही विधियां जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं। संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि जो है चीज़ों को, किसी भी वस्तु के पार्ट्स को समझने में हेल्पफुल होती है, जबकि संश्लेषण विधि जो है वो वस्तु को एज अ होल या फिर कंक्लूड रूप से समझने में हमें हेल्प करती है। इसलिए दोनों ही संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। जैसे कि विश्लेषण विधि जो होती है बच्चे को चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने में हेल्पफुल होती है। वहीं संश्लेषण विधि जो होती है वो बच्चे को चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए दोनों ही विधियाँ बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और दोनों ही विधियों को प्रभावशाली रूप से कक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में या फिर आज के लेक्चर में हमने देखा एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड क्या होते हैं, उनके गुण और दोष क्या हैं और उन दोनों की उपयोगिता क्या है। थैंक यू।